नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। चीन का पाखंड पूरी दुनिया के सामने है, लेकिन फिर भी वो उस पाखंड पर पर्दा डालने की कोशिश करता रहता है। गलवान घाटी में जो कुछ हुआ, अब चीन चाहता है कि दुनिया ऐसा माने कि वो गलती हिंदुस्तान की थी, जबकि तस्वीरें इस बात की तस्दीक करती हैं कि गलवान नदी को पाटने का प्रयास कर रहा है चीन। गलवान में बेनकाब हो गया चीन। पकड़ी गई चीन की चोरी भी, सीना जोरी भी। चीन की हर धूर्तता सैटेलाइट इमेज में कैद। ये तस्वीरें गलवान इलाके की हैं। अलग अलग जंक्शन से ये सैटेलाइट इमेज ली गई हैं, जो बताती हैं कि गलवान घाटी के एरिया ए, एरिया बी, एरिया सी और एरिया डी में 6 मई को चीनी डिप्लॉयमेंट कितना था। और ये तस्वीरें ये भी बताती हैं कि 24 मई को चीनी डिप्लॉयमेंट, उनके कैंप, आर्मी व्हीकल और मशीनरी कितनी बड़ी तादाद में बढ़ गई। चीनी सेना ने भारी मशीनरी के जरिए 24 अप्रैल से 18 जून के बीच गलवान नदी का वाटर फ्लो डिस्टर्ब कर दिया। इससे वैली सूख गई और चीनी सेना के लिए गलवान नदी से LAC के करीब तक पहुंचना आसान हो गया। जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली एक प्री प्लान, एक मेजर ऑपरेशन प्लान किया है पूरी LC के क्रॉस और लद्दाख के ऊपर खास नज़र डालते हुए। ये अप्रैल एंड में इन्होंने ये डैम बनाना शुरू किया था गलवान नदी के ऊपर। जब पानी का रुख थोड़ा कम हुआ तो उसकी वजह से उन्होंने अपने सोल्जर्स, गाड़ियाँ और हैवी मशीनरी को पेट्रोल पॉइंट 14 और पेट्रोल पॉइंट 15 में इंट्रूजन किया है। इन तस्वीरों से साफ है कि चीनी सेना ने भारत के साथ समझौते का उल्लंघन किया, जिसमें LAC के नजदीक कोई भी सैनिक जमावड़ा और निर्माण करना अवैध है। ये सैटेलाइट तस्वीरें LAC और उसके आसपास चाइनीज कैंप के बारे में बता रही हैं और हरे रंग के बॉक्स बता रहे हैं कि इन इलाकों में चीन के बेस कैंप के बारे में, जो LAC से 30 किलोमीटर दूरी पर हैं। लाल रंग में चाइनीज कैंप और तिरंगे में भारतीय कैंप LAC के आसपास गलवान वैली इलाके में हैं। आज तक के पास मौजूद एक्सक्लूसिव सैटेलाइट तस्वीरों से साफ है कि किस तरह से चीनी सेना ने एक सोची समझी रणनीति के तहत गलवान नाला इलाके में अपना सैन्य जमावड़ा बढ़ाया। 6 मई से पहले चीनी सेना ने बड़े बड़े आर्मी व्हीकल की जरिए LAC की तरफ बढ़ना शुरू किया और इसके लिए उसने गलवान नदी का जल प्रवाह भी रोक दिया। साजिश के तहत वो LAC के बिल्कुल नजदीक पहुंच गया, लेकिन समय रहते भारतीय सेना ने उसे रोकने का काम किया। अब आप कुछ और तस्वीरें देखिए जो जून महीने की हैं, जिस दिन गलवान में हमारे 20 जांबाज सिपाही शहीद हो गए। उस दिन की ये तस्वीर है। ये तस्वीर 16 जून की है, जिसमें चीन के बनाए कैंप तहस नहस दिख रहे हैं। उससे एक दिन पहले हमारे वीर सैनिकों ने 15 जून के खूनी संघर्ष के दौरान उसे तबाह कर दिया था। ऐसा इसलिए कि चीन ने LAC को लेकर हुए समझौतों का घोर उल्लंघन किया था। लेकिन हमारे जांबाज सैनिकों ने जिस जगह से चीनी सैनिकों को खदेड़ा था, वहां पर 22 जून की ये सैटेलाइट इमेज साफ साफ बता रही है कि चीनी फौज उस जगह पर फिर लौट आई है। 22 मई को चीन की ये पोस्ट निगाह में आई थी, जो भारत की सरजमी के 20 मीटर अंदर की है। अब दोनों तस्वीरों को एक साथ मिलाकर देखिए। 16 जून की तस्वीर में आप देखेंगे कि चीनी कैंप उजाड़ दिए गए थे, जला दिए गए थे। हमारे सैनिकों ने चीन को बता दिया था कि भारत से टकराओगे तो दूध में चीनी की तरह घोल कर पी जाएंगे। लेकिन दोस्ती और शांति की बात करते करते चीन ने 22 जून को पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पर 4 टेंट, दीवार और यहां तक कि इन्फेंट्री गन भी तैनात कर दिया। एक और तस्वीर है जो चीन की धोखेबाजी की जिंदा मिसाल है। ये दोनों तस्वीरें इस बात की गवाही देती हैं कि एक तरफ चीन भारत से बात कर रहा था, दूसरी तरफ दीवार बना रहा था। साफ है कि 15 जून को जो कुछ टूट गया था, उस पर निर्माण का काम 16 जून से ही शुरू कर दिया। इन तस्वीरों की गहराई में जाए तो पता चलेगा कि कहां तो सैनिक कम करने की बात थी और कहां चीन ने गलवान में अपने सैनिकों को बढ़ा दिया। साथ ही सैनिक साजो सामान और सैनिक गाड़ियां भी आपको LAC पर दिख जाएंगी। चीन की गलवान घाटी में की गई खुराफात खुल गई। 22 जून को जब एक तरफ दोनों तरफ के सेनाओं के कोर कमांडर लेवल की बातचीत चल रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ गलवान में चीन ने अपना डिप्लॉयमेंट बढ़ा दिया।
ये ठीक वहीं हुआ जहां पे 15 जून को झड़प हुई थी। तब से लेके आज तक दोनों तरफ सेना ने अपनी तादाद बढ़ा दी है। करीब 1000 से 1200 सैनिक दोनों तरफ आमने सामने खड़े हैं। लेकिन इससे ज्यादा जरूरी है कि हर मोर्चे पर चीन की शातिराना हरकतों को बेनकाब किया जाए। अभिषेक भल्ला के साथ मंजीत नेगी, दिल्ली आज तक। रूस के साथ हमारे पारंपरिक संबंध हैं, कूटनीतिक संबंध हैं, सांस्कृतिक संबंध हैं, और ऐसे देश के साथ जब हमने कदम ताल की तो पूरी दुनिया ने देखा, खासकर चीन ने। भले ही चोरी वाली नजरों से देखा, क्योंकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहां पर मौजूद थे। तमाम तरह की बातचीत उन्होंने की, चीन को नजरअंदाज किया, और जब हमारे सैनिक लहराकर चले तो चीन का कलेजा जरूर कांपा। रूस की राजधानी मॉस्को में हिंदुस्तान का पराक्रम, हिंदुस्तानी फौज की ताकत और जुनून का स्वागत। हिंदुस्तान का दम देख परेशान होगा ड्रैगन। रूस में हिंदुस्तान की धमक देख दहल गया होगा चीन। नई दिल्ली से 4300 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी पर स्थित मॉस्को में हिंदुस्तानी फौज का ये पराक्रम, ये चुस्ती, आसमान से रूसी लड़ाकू विमान से मिल रही सलामी को देखकर चीन का दिल बैठ रहा होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में चीन को समझ में आ गया होगा कि भारत और रूस की दोस्ती कैसे चीन की मंथरा बुद्धि और शकुनी वाली चाल को नाकाम करने के लिए काफी। मौका था नाजी जर्मनी पर सोवियत संघ की जीत की 75वीं विक्ट्री परेड का, जहां भारतीय सेना के तीनों अंगों के 75 सदस्यीय दल ने हिस्सा लिया, और दुनिया ने उस विश्व युद्ध में भारतीय जवानों की शहादत को सलाम किया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जीत के लिए रशियन लोगों द्वारा दिए गए सर्वोच्च बलिदान को श्रद्धांजलि देते हैं। भारतीय सैनिकों ने भी लाखों की संख्या में इस वर्ल्ड वॉर में भाग लिया। भारत और रूस की दोस्ती ये सिर्फ संकेत भर है। इसे देखकर चीन की बेचैनी जरूर बढ़ी होगी। जब से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मॉस्को पहुंचे हैं, चीन चिंतित है। लेकिन चीन सुन ले कि रूस और भारत की दोस्ती कितनी अहम है। मॉस्को में मेरी विजिट कोविड पैंडेमिक के बाद इंडिया के किसी भी ऑफिशियल डेलीगेशन की पहली या फॉरेन विजिट है। यह हमारी खास दोस्ती का एक यह प्रमाण है। पैंडेमिक की सभी कठिनाइयों के बावजूद हमारे बाइलेटरल रिलेशंस डिफरेंट लेवल पर बने हुए हैं। भारत और रूस की दोस्ती में कई ऐसे पहलू हैं जो इनको एक सूत्र में बांधते हैं। उनमें से एक पुराने रक्षा सौदों के तहत मिलने वाले हथियारों और डिफेंस सिस्टम को हासिल करना है। रूस ने भारत को S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम जल्द देने का भरोसा दिया है। दोनों देशों के बीच ये $5 बिलियन का सौदा अक्टूबर 2018 में हुआ था। पिछले साल ही भारत 40,000 करोड़ का भुगतान भी कर चुका है। सौदे के तहत रूस भारत को 5 S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम देगा। सुखोई 30, MKI, MiG-29, T-90 टैंक के पार्ट्स की जल्द सप्लाई पर भी जोर है। हमारी डिस्कशन काफी पॉजिटिव और प्रोडक्टिव रही है। मुझे भरोसा दिलाया गया है कि ऑनगोइंग कॉन्ट्रैक्ट्स को मेंटेन किया जाएगा, और न केवल मेंटेन किया जाएगा बल्कि उनको और तेजी से कम समय में पूरा भी किया जाएगा, यह भी भरोसा दिलाया गया है। चीन के रक्षा मंत्री वेई फेंगहे भी मॉस्को में हैं। अपनी आदत से मजबूर चीनी प्रोपेगेंडा को उछालने वाले ग्लोबल टाइम्स ने अफवाह फैला दी कि भारत और चीन के रक्षा मंत्री आपस में मुलाकात करेंगे। लेकिन बिना वक्त गंवाए भारत ने उन दावों को खारिज कर दिया। साफ हो गया कि राजनाथ सिंह की चीनी रक्षा मंत्री से फिलहाल कोई मुलाकात नहीं होगी। हिंदुस्तान की अहमियत को आप इस बात से माप सकते हैं कि रूस के उप प्रधानमंत्री यूरी बोरिसोव खुद होटल पहुंचे और हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की।
डिप्टी प्राइम मिनिस्टर मिस्टर यूरी बोरिसोव के साथ हमारे डिफेंस रिलेशनशिप को रिव्यू करने की अपॉर्चुनिटी हमको मिली है और वो पैंडेमिक रिस्ट्रिक्शंस के बावजूद होटल में मुझसे मिलने के लिए आए। इस सम्मान के लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ। भारत और रूस उन दिनों से दोस्त हैं जब भारत गुट निरपेक्ष आंदोलन का अगुवा हुआ करता था और आज के हालात में भी चीन को कई मुद्दों पर मुंह की खानी पड़ी। चीन ने ये चाल चली कि ऐसे समय में रूस भारत से हथियारों की डील न करे, लेकिन रूस ने बता दिया कि विश्वास की बुनियाद पर खड़ी दोस्ती में हथियारों की जल्दी सप्लाई की कोशिश होगी। वैसे ही रूस ने चीन को यह कहकर भी झटका दे दिया कि वो भारत और चीन के विवाद में दखल नहीं देगा। साथ ही चीन जहां भारत की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता का विरोध करता है, वहीं रूस ने भारत के समर्थन का फैसला किया है। रूस की पूर्वी सीमा चीन से मिलती है। बावजूद इसके अगर रूस को भरोसा भारत पर है तो ये चीन के दुनिया में अलग थलग पड़ने का सबूत है। दिल्ली में गीता मोहन के साथ आज तक ब्यूरो। भारत कहीं कोई कमी नहीं छोड़ रहा है, खासकर जहां तक सैन्य तैयारियों का सवाल है। हमारे सैनिक लगातार तैयार हैं, एलएसी पर मुस्तैद हैं, बातचीत भी सैन्य स्तर की चल रही है। इस सब के बीच आर्मी चीफ कल पहुंचे थे लद्दाख। यहां पर आज उन्होंने अपने दूसरा दिन पूरा करके यहां से वो निकल गए, लेकिन यहां पर जब वो फॉरवर्ड एरियाज पर गए और वहां पर उन सैनिकों से मुलाकात की जो तैनात हैं वहां पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, चीन के सामने उससे मुकाबला कर रहे हैं, उनकी हौसला अफजाई जब भारत के सेनाध्यक्ष ने की तो वो मंजर ही अलग था। ये हौसला है हिंदुस्तान के वीर जांबाजों का जो 50 दिन से लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन की धूर्तता और साजिश के खिलाफ डटे। इसीलिए जबरदस्त तनाव के बीच भी खुद मोर्चे पर आर्मी चीफ जनरल MS नरवणे अपने साथियों की हिम्मत बढ़ाने के लिए हाजिर हो गए। आर्मी चीफ जनरल नरवणे मंगलवार को लद्दाख पहुंचे थे। बुधवार को वो लद्दाख के फॉरवर्ड पोस्ट तक पहुंचे, मौजूदा हालात का जायजा लिया, जवानों से मुलाकात कर उनका हौसला बढ़ाया। जवानों को आर्मी चीफ ने साफ संदेश दिया कि जो उत्साह और जज्बा अब तक दिखाया है वही जोश सरहद की रखवाली में हमेशा कायम रहे। आर्मी चीफ की इस तस्वीर से एक संदेश साफ है कि 2020 का भारत ईंट का जवाब पत्थरों से देने के लिए तैयार है। भारत ने यह जता दिया है कि चीन किसी किस्म की गलतफहमी में ना रहे। हिंदुस्तान तैयार है, हिंदुस्तान के वीर जवान तैयार हैं। सेनाध्यक्ष का लद्दाख आना और उस पर यह भी निर्णय करना कि वो आगे फॉरवर्ड पोस्ट तक जाएंगे एक बहुत बड़ा संदेश है दुश्मन के लिए, चीन के लिए। लेकिन फॉरवर्ड एरियाज पर जाकर जिस तरीके से उन्होंने हौसला अफजाई की है उन सैनिकों की, जिस तरीके से प्रशंसा की है उन सैनिकों की जो डटकर खड़े रहे, चीनियों के खिलाफ उन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया, भारत की इंच भर भूमि लेने नहीं दी, बहुत बड़ा संदेश है हर एक सैनिक के लिए जो इस समय मां भारती की रक्षा के लिए तैनात है। जज्बे का ये आलम है कि कल जब आर्मी चीफ घायल जवानों से मिलने अस्पताल पहुंचे तो सबने एक आवाज में कहा, हम सरहद पर जाना चाहते हैं। जैसे ही हम स्वस्थ होते हैं हमें गलवान की सुरक्षा के लिए ड्यूटी पर भेज दें। यह हौसले की मिसाल है जिसके आगे चीन तो क्या कोई भी ताकत धरती सूंघ जाएगी। इस बार भारत ने चीन की जबरदस्त घेराबंदी कर दी है। चीन की आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया जा रहा है। इससे बेचैन और परेशान होकर चीन बातचीत की मेज तक आने को मजबूर हुआ है। कोर कमांडर की बैठक में चीन ने मान लिया कि वो सेना की वापसी के लिए रजामंद है, लेकिन सैन्य सूत्र बताते हैं कि यह आसान नहीं होगा, क्योंकि LAC पर हालात सामान्य होने में कई महीने लग सकते हैं। कम तनाव वाले इलाकों से पहले जवानों की वापसी हो।
दोनों ओर से जवानों की वापसी धीरे धीरे ही हो पाएगी। असली मुश्किल पेंगोंग त्सो झील को लेकर है, जहां पर तनातनी बनी है। साथ ही गलवान घाटी का मसला अब भी सुलझ रहा है। गलवान और पेंगोंग त्सो झील पर दोनों देशों के बीच लंबी बातचीत की जरूरत बताई जा रही है, क्योंकि ये दोनों वो मोर्चे हैं जहां कोई कदम खींचने को तैयार है। घुसपैठिए चीन की तो नजर भारत के इलाकों पर लगी ही रहती है। भारत के हिस्से वाले इलाके पर कब्जा कर अपनी मिलिट्री पोजीशन मजबूत करने में लगा है चीन। लेकिन भारत के तीखे तेवर और सख्त मिलिट्री एक्शन ने उसके नापाक मंसूबों पर पानी फेर दिया है। दोनों साइड, जो हमारी भारत की साइड को पूरी चौकस और चौकन्ना होकर रहना पड़ेगा, क्योंकि इस समय आपको ब्लाइंडली चीन का विश्वास नहीं किया जा सकता, और जब तक कार्रवाई जमीन पर ना दिखाई दे तब तक हमें विश्वास नहीं करना चाहिए और अपनी तैयारी पूरी रखनी चाहिए, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में कीप द पाउडर ड्राई। भारत चीन से बातचीत कर रहा है, चीन भी बातचीत की दुहाई दे रहा है, लेकिन चीन पर भरोसा संभव नहीं। इसीलिए सरहद लड़ाकू विमानों की दहाड़ से गूंज रही है। लेह में श्वेता सिंह के साथ अभिषेक भल्ला, दिल्ली आज तक। चीन को कूटनीति की रणभूमि में भी घेरने की तैयारी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बातचीत की अपने चाइनीज और अपने रूसी काउंटरपार्ट से, और इसके साथ ही जॉइंट सेक्रेटरी स्तर की जो बातचीत है वो भी शुरू हो चुकी है। यानी भारत अपनी तरफ से कोई भी कमी नहीं छोड़ना चाहता है। लद्दाख से सटे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी एलएसी पर 5 मई से ही माहौल बेहद तनावपूर्ण है। एक तरफ हमारे वीर जाबाज चीनी सैनिकों को मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ कूटनीति की बिसात भी बीत चुकी है। इस कड़ी में मंगलवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूस और चीन के विदेश मंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। But the challenge today is not just one of concepts and norms, but equally of their practice. The leading voices of the world must be exemplars in every way, respecting international law, recognizing the legitimate interests of partners. हालांकि जब से एलएसी का संकट गहराया है, तभी से भारत और चीन के बीच सैनिक संवाद कायम है। उस कड़ी में 22 जून को करीब 11 घंटे की बात हुई, लेकिन हालात बदलने का नाम नहीं ले रहा। अब दोनों देशों के बीच विदेश मंत्रालय की तरफ से संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारियों की बात हुई। भारत की ओर से विदेश मंत्रालय के पूर्वी एशिया के ज्वाइंट सेक्रेटरी नवीन श्रीवास्तव और चीन विदेश मंत्रालय के महानिदेशक वू जियांगहो ने हिस्सा लिया। इसके बाद विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी बयान के मुताबिक बातचीत इस तरह हुई कि दोनों देशों को एलएसी का कड़ाई से सम्मान और निगरानी करनी चाहिए। दोनों देशों में सरहदी इलाकों, खासकर पूर्वी लद्दाख में स्थिति पर विस्तार से चर्चा की गई। भारत ने 15 जून को गलवान घाटी में हुए हिंसक संघर्ष के बारे में भी चीन को सब कुछ बताया। वैसे पहले चीन ये कहता हुआ घूमने लगा कि एलएसी पर जो कुछ हुआ उसके लिए भारत जिम्मेदार है, लेकिन आज आलम यह है कि दुनिया के बड़े-बड़े देश चीन की विस्तारवादी नीति का विरोध कर रहे हैं, साथ ही भारत के समर्थन में खड़े हैं। The PLA has escalated border tensions. We see them today in India, the world's most populous democracy. We watch as it militarizes the South China Sea and illegally claims more territory there, threatening vital sea lanes. A promise it broke again. आपको हम बिल्कुल सामान्य सा नक्शा दिखा रहे हैं, जिसमें एलएसी पर चीनी खुराफात और साजिश साफ-साफ दिख जाएगी। आप ध्यान से देखिए कि कैसे चीन एलएसी के पार भारतीय इलाके में बदमाशी कर रहा है। भारत और चीन के बीच टकराव लद्दाख में गलवान, देपसांग, हॉट स्प्रिंग्स और पेंगोंग त्सो पर जारी है। वहीं दूसरे इलाकों में नाकुला और डोकलाम है। भारत और चीन के बीच 3488 किलोमीटर लंबी एलएसी बनती है। भारत ने हर जगह और हर समय पर एलएसी की मर्यादा का निर्वाह किया है, और चीन है कि बार-बार उस विश्वास की रेखा को मिटाने की कोशिश करता है। भारत के जवान बंदूकों से जवाब देते हैं, जबकि कूटनीति के टेबल पर भी इसका समाधान ढूंढा जा रहा है। दिल्ली में गीता मोहन के साथ आज तक ब्यूरो। चीन अपनी तरफ से कहता है कि सरहद पर हम उकसावे वाली नीति नहीं अपनाते हैं।
लेकिन साइबर वॉरफेयर में वो कैसे उन बातों को झुठलाएगा, उस हकीकत को झुठलाएगा जो पूरी दुनिया के सामने है। क्योंकि चीनी हैकर जो हैं वो जिस तरीके से वेबसाइट्स पर अटैक कर रहे हैं वो अपने आप में चीन का पूरा चरित्र दुनिया के सामने रख रहा है। एलएसी पर चीन ने मुंह की खाई तो अब साइबर युद्ध लड़ने लगा। साइबर अटैक को चीन भारत के खिलाफ अपने नए हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। चीन का मकसद भारत की खुफिया जानकारी हथिया लेना है और इस कड़ी में चीन की नई करतूतों की जानकारी महाराष्ट्र के साइबर इंटेलिजेंस सेल ने दी है। भारत और चीन के बीच चल रहे स्टैंड ऑफ जो कि गलवान वैली में चल रहा है, उसी बीच चीन के हैकर्स ने भारतीय साइबर स्पेस पर हमला बोल दिया है। हजारों ऐसे अटैक पिछले एक हफ्ते में देखे गए हैं और ये सब चेंगडू नाम के प्रोविंस से जनरेट हो रहे हैं। भारतीय साइबर सिक्योरिटी एजेंसीज ने यह दावा किया है कि इसके पीछे पीएलए, पीपल्स लिबरेशन आर्मी भी हो सकती है और खासकर इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर और बैंकिंग सेक्टर को टारगेट किया जा रहा है। अब हम आपको बताते हैं कि साइबर अटैक का खेल चीन कैसे खेल रहा है। पिछले 5 दिनों में चीन ने भारत के सूचना तकनीक पर ताबड़तोड़ साइबर अटैक किया है। चीन में बैठे हैकर्स ने 40,000 से ज्यादा सूचनाओं पर साइबर हमला किया है। ये साइबर हमले भारत के सूचना, बैंकिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में हुए हैं। ऑनलाइन तकनीक पर ऐसे साइबर अटैक की घटनाएं पूर्वी लद्दाख में बढ़े दोनों देशों के तनाव के बाद ज्यादा बढ़ी हैं। महाराष्ट्र साइबर सेल के मुताबिक साइबर हमले की ज्यादातर घटनाएं चीन के चेंगडू इलाके से हुई हैं। भारत में चीन के इलेक्ट्रॉनिक सामान और गैजेट्स का कारोबार और इस्तेमाल बहुत ज्यादा है। ऐसे में चीन के लिए अपनी तकनीक की तोड़ खोज लेना मुश्किल काम नहीं है। महाराष्ट्र साइबर डिपार्टमेंट ने ऐसी इंफॉर्मेशन कोलेट की है जिससे ये पता चलता है कि पिछले 4-5 दिनों में एकदम से इंडिया के साइबर स्पेस पे जो रिसोर्सेज हैं, स्पेशली जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में है, जो इंफॉर्मेशन सेक्टर में है और बैंकिंग सेक्टर में है, उसमें एकदम से चाइना के द्वारा साइबर अटैक्स की संख्या में बहुत ज़्यादा तेज़ी आई है। पिछले 4-5 दिनों में मिनिमम 40,300 सच प्रोब्स या साइबर अटैक्स किए गए हैं, जिसके बारे में हमने इंफॉर्मेशन गैदर की है। कहीं जमीन पर कब्जे या उसकी रक्षा के लिए सैनिक लड़ते हैं, वैसे ही डिजिटल दुनिया में एक नेटवर्क तक अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए साइबर हमले किए जाते हैं। इसमें डेटा का गलत साधनों के इस्तेमाल से कब्जा करने की कोशिश है, जिसमें एक साइबर सिक्योरिटी अटैक है फिशिंग अटैक। चीन की तरफ से हो रहे हमले में फिशिंग अटैक का ही खतरा सबसे ज्यादा बताया जा रहा है। फिशिंग में साइबर अटैक करने वाला खुद को एक भरोसेमंद सोर्स की तरह पेश करता है और आपके मेल पर ऐसा ईमेल भेजता है जो पहली नजर में बिल्कुल सही दिखे। इसका मकसद यूजर के नाम, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड और दूसरी बैंकिंग या कोई और जानकारी हासिल करना होता है। इसलिए आपके लिए जरूरी है कि चीन से सरहद पर तनातनी के बीच अपनी डिजिटल दुनिया पर भी चीन से पूरी तरह सतर्क रहें। दिव्येश सिंह, मुंबई, आज तक। चीन की चाल में कैसे फंस गया नेपाल, दिखाएंगे इस ब्रेक के बाद। देखते रहिए आज तक। नेपाल चीन की चाल में बुरी तरह से उलझ चुका है। चीन के उकसावे में आकर वो भारत से उलझ रहा है अपनी सीमाओं को लेकर, लेकिन इस सब के बीच चुपके से चीन ने नेपाल का एक पूरा का पूरा गांव हड़प लिया है। अभी तक भारत से टक्कर लेने के लिए तैयार नेपाल उस गांव को लेकर पूरी तरह से खामोश है। चीन की शह पर नेपाल की भारत से दुश्मनी। नए नक्शे में भारत के 3 इलाकों को अपना बताया। लॉकडाउन के बहाने भारत से लगती सीमा सील। नागरिकता कानून में बदलाव से भारत को झटका।
बॉर्डर पर बांधों की मरम्मत में बार बार रोक टोक। एक के बाद एक भारत विरोधी कदम उठाता जा रहा नेपाल अब चीन के हाथों अपनी जमीन खोता जा रहा है। एक तरफ नेपाल नया नक्शा जारी कर भारत के 3 इलाकों को अपना बताता है, दूसरी तरफ चीन की हरकत पर चुप है, जिसने दर्शकों से उसके दर्जनों इलाकों पर कब्जा जमा रखा है। यही नहीं, अब तो रुई नाम का ये पूरा का पूरा गांव चीन के कब्जे में आ गया है। यहां पर लगे पिलर पर भी चीन ने अपना लाल निशान लगा दिया है। ये गांव चीन के तिब्बत से सटे हुए इलाके में है, जिस पर अब चीन का कब्जा है। बात सिर्फ इस एक गांव की नहीं, बल्कि खुद नेपाल सरकार ने 11 ऐसी जगहों की पहचान की है जहां चीन ने नेपाल की कई हेक्टेयर जमीन पर कब्जा जमा रखा है। इसके बावजूद नेपाल की कम्युनिस्ट सरकार के मुखिया केपी शर्मा ओली चुप हैं। वहीं उनकी कम्युनिस्ट पार्टी भी कुछ नहीं बोल रही है। इसमें कोई शक नहीं कि नेपाल चीन के इशारे पर चल रहा है और उसको सारे के सारे खोट भारत में ही नजर आ रहे हैं। लेकिन ये नेपाल के लिए खतरनाक स्थिति है, क्योंकि भारत नेपाल से जितना करीब है उतना करीब चीन कभी नहीं हो सकता। लेकिन नेपाल की राजनीति और सत्ता में बने रहने की लालसा की वजह से स्थितियां दिन प्रतिदिन तनावपूर्ण होती जा रही है। जमीन हड़पने के हथकंडे के तौर पर चीन ने कई नदियों का रुख मोड़ दिया है, जिससे कटान वाले इलाके धीरे धीरे चीन के हिस्से में जा रहे हैं। इसके बावजूद नेपाल की चुप्पी पर जानकारों की राय यही है कि चीन से मिल रहे पैसों ने नेपाल के नेताओं की जुबान पर ताला लगा रखा है। ये चीन की चाल है। चीन हैवी फंडिंग कर रहा है, बहुत राशि दे रहा है, पैसा दे रहा है नेपाल को। नेपाल का प्रधानमंत्री मिस्टर ओली चाइना के सपोर्टर हैं, चाइना के इशारे पे नाचते हैं और चीन एक तीसरा फ्रंट हिंदुस्तान के खिलाफ खोल रहा है। नेपाल ने ठान रखा है कि वो भारत के साथ अपने सारे पुराने रिश्तों को तोड़कर ही रहेगा। कोरोना संक्रमण के दौरान लॉकडाउन के बहाने उसने अपनी सीमा को सील कर लिया। यही नहीं, उन पर सशस्त्र सुरक्षा बलों को तैनात कर दिया, जबकि अब तक ऐसा नहीं था। अब नेपाल के सुरक्षाकर्मी बात बात पर भारतीय सीमा की निगरानी में तैनात एसएसबी के जवानों से उलझ रहे हैं। नेपाल ने बिहार से लगने वाली सीमा पर पूर्वी चंपारण में बांधों की मरम्मत का काम रुकवा दिया। बातचीत के बाद काम फिर से शुरू हो गया। तटबंध है और इधर का जो एरिया है उसका रेगुलर मॉनिटरिंग के लिए, ताकि कोई बाढ़ में कोई परेशानी ना है, इसके लगातार पेट्रोलिंग के लिए यहाँ के इंजीनियर्स को आने जाने की अनुमति मिल गई है और लाइसेंस का चल रहा है और इसमें कोई समस्या अभी आएगी नहीं और हम लोग को फ्री मूवमेंट हो गया है। तो फ्लड को लेकर सब बीच में जो दबाव की बात आ रही थी, सारी इश्यूज अभी रिजॉल्व हो गए हैं और आगे भी जो भी मजदूर वहाँ पर जाएंगे काम करने के लिए सभी को स्वास्थ्य का जाँच करा के हम लोग भेज देंगे वहाँ पर। सीमा सील कर दिए जाने से नेपाल में रह रहे मधेशियों का भारत के लोगों से संपर्क कट गया है। मधेशियों को किसी जमाने में नेपाल के राजाओं ने बिहार यूपी से बुलवाया था ताकि तराई के इलाके के जंगल साफ कर उनमें खेती की जा सके। इससे नेपाल की अर्थव्यवस्था में तरक्की हुई। आज भी मधेशियों और भारत में रह रहे लोगों के बीच रोटी बेटी का रिश्ता है। इनके बीच शादियां होती हैं, लेकिन बॉर्डर सील होने की वजह से इनका मिलना जुलना तक बंद हो गया है। यही नहीं, अब इन मधेशियों के खिलाफ नेपाल के पहाड़ी लोगों और गुरखों को उकसाकर ओली सियासी चाल चल रहे हैं। इसी के तहत भारत से नेपाल में शादी करने वाली महिला को अब 7 साल बाद नागरिकता देने का प्रस्ताव आया है। इससे पहले शादी कर नेपाल जाने वाली महिला को तुरंत नागरिकता मिल जाती थी। इस प्रस्ताव का नेपाल में मधेशियों ने जबरदस्त विरोध किया। अनि चाहिँ त्यो 7 वर्ष तो चेलीबेटी जुन भारतको बिहा गरेर नेपालमा आउँछ त्यो के गर्छ? एकजनाले भन्छ एक हातमा सेन्दुर एक हातमा नागरिकता, यस्तो कहीं हुन्छ कि हाम्रो मधेसको नारी एकचोटि सेन्दुर लगाएपछि आफ्नो पतिलाई पति परमेश्वर ठान्छ शाहमुख महोदय। जानकारों के मुताबिक पार्टी में प्रचंड से खींचतान की वजह से नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की कुर्सी डगमगाने लगी थी। उसे बचाने के लिए उन्होंने भारत विरोध के नाम पर राष्ट्रवाद को हवा दी। दूसरी तरफ भारत विरोध के नाम पर वो चीन से मदद चाहते हैं और भारत पर दबाव बनाकर उससे भी रियायत की उम्मीद रख रहे हैं।
सुजीत कुमार झा, पटना, आज तक। अपनी विस्तारवादी नीति के चलते चीन सिर्फ भारत से नहीं उलझ रहा है, बल्कि 22 और देश ऐसे हैं जिनके साथ चीन का किसी न किसी तरीके से झगड़ा चल रहा है। पूर्वी लद्दाख में सीमा विवाद खड़ा करने वाला चीन ऐसा देश है जिसने अकेले भारत से झगड़ा मोल नहीं लिया है। जमीन की लड़ाई में वो दुनिया के 23 देशों से भिड़ चुका है और उनमें से कई मुल्कों से आज भी उसकी तनातनी चल रही है। दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाले और क्षेत्रफल के लिहाज से तीसरे नंबर के देश चीन की सीमा 14 देशों से मिलती है, लेकिन चीन का दावा है कि उसके देश की सरहद 23 देशों तक जाती है। दक्षिण चीन सागर में तटीय द्वीपों पर ब्रुनेई का कब्जा रहा है, लेकिन राजवंश कंबोडिया तक फैला था। इस वजह से कंबोडिया के कुछ इलाकों पर इंडोनेशिया का अधिकार है, लेकिन चीन का कहना है कि यह पूरा इलाका उसका है। आगे नहीं बढ़ाया। दक्षिण कोरिया के भी कई इलाकों पर वो अपना दावा करता है। पूर्वी चीन सागर में कई इलाकों पर लंबे समय से दक्षिण कोरिया का अधिकार है, लेकिन चीन का दावा है कि पूरे दक्षिण कोरिया पर उसका हक है। इसके लिए वो दक्षिण कोरिया पर चीन के युआन राजवंश के शासन का हवाला देता है। लद्दाख के कुछ इलाकों में भी चीन ने अपनी दावेदारी ठोक रखी है। चीन यहां तेजी से सड़कों का निर्माण कर रहा है। डोकलाम विवाद इस वजह से ही सामने आया था। भारत से बेहतर संबंधों की बदौलत भूटान ने मदद मांगी थी। वहीं भारत के लिए भी चिकन नेक का इलाका रणनीतिक लिहाज से काफी अहम है। इस वजह से ही ड्रैगन तिलमिला गया था। ऐसा कहते हैं कि डोकलाम के बाद से ही चीन मौके की ताक में था। गलवान का ताजा विवाद उसकी इसी साजिश का नतीजा है। आज तक ब्यूरो। सिर्फ जमीन का नहीं, चीन चाहता है कि वो अपनी अर्थव्यवस्था का भी विस्तार करे, पूरे विश्व में एक तरह से छा जाए, और भारत दोनों मोर्चों पर उससे मुकाबला कर रहा है। देश के अलग अलग बंदरगाहों पर 22 तारीख से ही चीन से आया हुआ सामान अभी रोक कर रखा गया है और पूरे देश में डिमांड जो है चीनी चीजों की वो कम हुई है। कनाडा के वैंकूवर में भारतीय समुदाय चीनी सामान के विरोध में सड़कों पर उतरा। चीन से लगभग पूरी दुनिया त्रस्त है। वहीं भारतीयों में चीन के खिलाफ गुस्सा उफान पर है। भारत में भी चीनी सामान का बहिष्कार असर दिखा रहा है। चीन से आने वाले माल की बड़ी बड़ी खेप बंदरगाहों पर आकर पड़ी हुई है। 22 जून के बाद से चीन से आए सामान को कोई लेने वाला नहीं है। सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं आया है, लेकिन कारोबार से जुड़े लोग कहते हैं कि संकेत साफ है, चीन में बने सामान की डिलीवरी अभी नहीं करनी है। दूसरी तरफ इंपोर्टर कहते हैं कि इसका भारत चीन सीमा पर तनाव से लेना देना नहीं है। इसकी वजह है चीन में नए सिरे से फैला कोरोना। जब तक सामान की जांच पूरी नहीं होती, तब तक कस्टम विभाग उन्हें बाजार में जाने नहीं दे रहा है। वहीं देश में चीनी सामान के बहिष्कार का असर यह हुआ है कि दिल्ली एनसीआर में चीन के मोबाइल की बिक्री 70% तक कम हो गई है। कोई भी कॉल जो देश की तरफ से आती है या सोसाइटी में आती है कि हमें चीनी चीज का बहिष्कार करना है, चीनी सामान का बहिष्कार करना है, तो उसका इफेक्ट हमारे आम कस्टमर्स के ऊपर आता ही है। तो इसकी वजह से सेल पे फर्क पड़ता है। साइकोलॉजिकल आदमी के माइंड में ये रहता है कि मुझे चीनी सामान नहीं खरीदना है। तो जो चीज जरूरी है आदमी सिर्फ वही खरीदता है, जो नहीं है तो उसको नहीं खरीदता है। तो हमारे मोबाइल लाइन में, एसेसरीज लाइन में इस चीज का काफी फर्क पड़ता है। तो अभी कितनी सेल गिरी? तो अभी अप्रोक्सीमेटली हमारे 70% सेल गिर चुकी है। हालात को देखते हुए लोगों ने अपना मन बना लिया है कि उनको चीनी सामान नहीं खरीदना है। वो अब भारत में बने सामान की मांग कर रहे हैं। बड़ी बात यह है कि वो इसके लिए ज्यादा कीमत देने को भी तैयार हैं। दुकानदार भी चीन का सामान नहीं बेचना चाहते, लेकिन चीन पर निर्भरता खत्म करने के लिए देश का मैन्युफैक्चरिंग में आत्मनिर्भर होना जरूरी है।
जब से चाइना ने गद्दारी किया है, जनता में और व्यापारियों में रोष बढ़ती जा रही है। व्यापारी नहीं चाहते हैं हम चाइना ए आइटम को बेचें, लेकिन उसका ऑल्टरनेट जब तक एबिलिटी नहीं होती है वो मजबूर हैं चाइना आइटम बेचने के लिए। चीन के साथ भारत के कारोबार में $50 बिलियन का असंतुलन है जो बढ़ता ही जा रहा है। अब सरकार ने जहां चीन से गैर जरूरी आयात पर लगाम लगाने की तैयारी की है, वहीं सरकारी ई-कॉमर्स साइट पर नियम सख्त किए गए हैं। अब ये बताना अनिवार्य कर दिया गया है कि सामान किस देश में बना है। राम किंकर सिंह, दिल्ली, आज तक। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि एलएसी को लेकर जो कूटनीतिक बातचीत चल रही है चीन से, उसका नतीजा क्या निकला है। देखते रहिए आज तक। चीन की धोखेबाज प्रवृत्ति को उन सैनिकों से ज्यादा कौन जानेगा जिन्होंने गलवान घाटी में उसके धोखेबाजी को सहा था, उसका मुकाबला किया था। अब वो सारे सैनिक कह रहे हैं कि हम फिट हैं, हम वापस जाना चाहते हैं मोर्चे पर लड़ने के लिए। एक तरफ गलवान घाटी में चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, वहीं जवानों की शहादत पर लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के चंदौली में चीन के खिलाफ रिटायर्ड फौजियों का आक्रोश सामने आया। चीन को सबक सिखाने की मांग कर रहे रिटायर्ड फौजियों ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो वो आज भी देश की आन बान शान के लिए फिर से हथियार उठाने के लिए तैयार है। आज जनपद चंदौली के दीनदयाल नगर में हमारे भूतपूर्व सैनिकों ने मिलकर के चाइना के विस्तारवाद नीति, विश्वासघाती नीति जो उनके खिलाफ हम लोगों ने चाइना के राष्ट्रपति, उनके राष्ट्रीय ध्वज का हम लोगों ने यहाँ पुतला दहन किया है और एक संदेश देने का हम लोगों ने काम किया कि चाइना अपनी आदतों से सुधर जाए। ये 62 का हिंदुस्तान नहीं है। चीन के खिलाफ पूर्व सैनिकों ने सरकार के कड़े रुख का स्वागत किया। वहीं गलवान में अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए बलिदान देने वाले जवानों को श्रद्धांजलि दी। चंदौली से उदय गुप्ता के साथ आज तक ब्यूरो। एलएसी पर जो कुछ चल रहा है उस पर निगाहें हमारी लगातार बनी हुई हैं और आपको उससे जुड़ी हर खबर हम देते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।